मेरा नाम सीमा है। मैं 15 साल की थी जब मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरे भैया भी थे और उनकी शादी एक 20 साल की लड़की से हो गई थी। जब मेरे भैया की शादी हुई थी तब मेरी उम्र 17 साल की थी। मेरे भैया और भाभी एक दूसरे के साथ सिर्फ 1 साल तक ही रहे। उसके बाद मेरे भैया की अचानक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब मेरा इस दुनिया में भाभी के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जब से भाभी आई थी मुझ पर बहुत ही रोक टोक करने लगी थी। भैया के मरने के बाद तो उन्होंने मुझ पर और भी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी थीं। इस बड़े से घर में सिर्फ मैं और भाभी ही रहते थे। भैया की मौत हमारे लिए बहुत ज़्यादा सदमे से भरी हुई थी, क्योंकि वही नौकरी करके हमारे घर के खर्च को चलाते थे। लेकिन भैया के मरने के बाद अब भाभी को ही काम करने के लिए घर से निकलना पड़ा था। मैं भाभी की इस रोक टोक से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। वह मेरी हर चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती थी। मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, इस सब का फैसला भी भाभी ही करती थी। मेरी इस पूरी ज़िंदगी का कंट्रोल भाभी के हाथ में था। भाभी मुझसे उम्र में लगभग 5 या 7 साल बड़ी होंगी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मुझे आज़ादी चाहिए थी इस घर से और भाभी की पाबंदियों से निकलकर मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जल्दी ही शादी हो जाए और मैं पलटकर कभी भाभी के घर में कदम भी ना रखूं। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर जाना चाहती थी, इतनी दूर कि उनका साया भी मुझ पर ना पड़े। क्योंकि जब भैया जिंदा थे तो उन्होंने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी। मैं जैसा चाहे वैसा करती थी और भैया के मरने के बाद तो भाभी ने मेरी ज़िंदगी जीना दुश्वार ही कर दिया था। भाभी जवान थी, वह चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उनका कहना था कि वह अपने पति का घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा इसलिए था कि मेरे भैया और भाभी की लव मैरिज हुई थी। भैया भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। भाभी भैया के प्यार के खातिर ही किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मैं 19 साल की हो गई थी तो मेरी भाभी मेरी शादी के पीछे पड़ गई। वह हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके की तरफ से किसी न किसी लड़के को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती थी। कहती थी कि बताओ तुम्हें क्या ये लड़का पसंद है, मैं तुम्हारी इससे शादी करवा दूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जिसका दूर दूर तक मेरी भाभी से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि जब मेरी शादी हो जाए तो मैं पलट कर भी वापस ना आऊं। मेरा पति भाभी को जानता पहचानता ना हो। पहले तो मैं बहुत इंतज़ार करती रही कि भाभी शादी कर लें, क्योंकि लोग उनसे शादी करने के लिए कहते थे। अभी वो जवान थीं और अकेली कोई भी लड़की इस तरह से किसी की यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैं तो खुद चाहती थी कि मेरी भाभी किसी से शादी कर ले और मेरी उनसे जान छूट जाए, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी तो किसी के कहने पर भी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि उनसे जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया था, अब आगे मुझे नहीं पढ़ना था। हर दिन मेरा कोई ना कोई रिश्ता भाभी मेरे लिए लेकर आई थी। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक दिन मैंने तंग आकर भाभी से कहा कि मैं इन लड़कों में से किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी जो वह मुझे दिखाती हैं। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। भैया के मर जाने के बाद से ही वह कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाने के लिए बोलती थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कम बात करती थी और धीमी आवाज़ में बात करती थी। मुझे तो उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। मैं उनसे डरती थी। इसी तरह से मैं उनके साथ पूरे 3 साल गुजार दिए थे। उनकी संगत में किस तरह से मैंने ये 3 साल गुजारे थे ये मैं ही जानती थी, और उनका रूटीन अभी भी वही था, रोक टोक करने वाला। इससे पहले कि भाभी मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरा रिश्ता पक्का कर देती, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद अपने लिए कोई लड़का ढूंढ कर शादी कर लेती हूँ। लेकिन परेशानी यही थी कि लड़का आता कहाँ से। मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं थी, किसी के यहाँ फंक्शन में ही चली जाती थी, वो भी भाभी के साथ। फिर मुझे याद आया कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल में फेसबुक आईडी बनाई और कुछ लड़कों से फ्रेंडशिप कर ली। उनमें से एक लड़के का नाम राजीव था, जो मुझे पसंद आया था। राजीव को भी बातचीत करने के बाद मुझसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा नहीं था। राजीव की मुझे और मेरी उससे मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही थी और हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं। राजीव ने बताया कि उसका भी दुनिया में कोई नहीं है,
सिवाय उसके दादाजी के, और वह शादी के बाद मुझे अपने दादाजी के घर में ले जाएगा और मुझे उनके ही घर में रखेगा। राजीव की ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मतलब कि अब मेरा अपना घर होगा और मैं अपने पति के साथ सुकून से उसके घर में रहूंगी। मैंने राजीव को अपनी भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया था कि मैं उनसे कितनी तंग आ चुकी हूँ। राजीव ने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अलग घर में रखूँगा, तुम्हारी भाभी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा और हम एक सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। एक दिन मौका पाकर मैंने भाभी को राजीव के बारे में सब कुछ बता दिया और उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मैं राजीव के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर तो जैसे भाभी को झटका ही लग गया था। मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। उनको मेरी आज़ादी से बहुत परेशानी थी। वह मुझे आज़ाद नहीं करना चाहती थी। उनको शायद मुझ पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वह मेरी आज़ादी और मेरी खुशियों के हक में नहीं थी। पहले तो उनके सामने बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ गई थी क्योंकि मैं उनसे बहुत तंग आ चुकी थी। भाभी ने कहा कि ठीक है, राजीव को घर बुला लो। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने जल्दी से राजीव को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो जल्दी ही हमारे घर आ जाए। मेरी सारी बात सुनने के बाद राजीव ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी भाभी ने इनकार कर दिया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो भाभी इनकार नहीं करेंगी, अगर इनकार किया भी तो फिर भी हर हाल में मैं तुमसे ही शादी करूँगी। मैं भाभी की पाबंद नहीं रही हूँ। अब मैं घर पर राजीव को बुला लिया और भाभी उसके इंतज़ार में थी। सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि आज मैं भी राजीव को पहली बार देखने जा रही थी। ये अजीब बात थी कि आज तक हम दोनों ने एक दूसरे से फ़ोटो तक नहीं मांगी थी। मतलब कि हमारी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि मुझे तो किसी बात का कोई डर ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे घबराहट होने लगी कि राजीव को देखने की इस कदर जल्दी थी कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। जब दरवाजे पर अचानक बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखते ही रह गई थी कि राजीव बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी शक्ल का हैंडसम लड़का था। वह ऐसा था जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वैसे तो मैं भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे तो मेरी खूबसूरती भी फेल हो गई थी। मैंने बहुत सोच समझकर राजीव को चुना था। मुझे उसकी बातें ही नहीं बल्कि उसकी पहचान, उसकी सोच अच्छी लगी थी। ये इत्तेफाक की बात है कि उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी थी। वो भी मुझे देखकर देखता ही रह गया था। शायद उसे मेरी खूबसूरती देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी थी। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, मुझे राजीव से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। भला भाभी ऐसा कैसे कर सकती थी? शादी मेरी होने वाली थी, वो मेरा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा था, तो भाभी को क्या ज़रूरत थी राजीव से बातें करने की, वो भी ऐसी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। राजीव ने मेरी तरफ देखा और आंखों के इशारे से मुझसे कहा कि मैं कमरे से चली जाऊं और वह सब संभाल लेगा। मैं राजीव के ऊपर भरोसा करते हुए अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं बेसब्रों की तरह कमरे में ही इधर उधर चक्कर काट रही थी कि भाभी ना जाने राजीव से क्या बातें कर रही होंगी। उन लोगों को बात करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे और इन 2 घंटे में मुझे कमरे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिली थी। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी ही इन लोगों की बात खत्म हो जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे ही मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं राजीव को घर बुलाकर और अपनी भाभी से मिलवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डायरेक्ट पहले राजीव से फेस टू फेस मिलना चाहिए था और उनको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। उसके बाद शादी करके इस घर में आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने राजीव को घर आने और भाभी से मिलने के लिए कह दिया था। हालांकि मैं चाहती थी कि मेरा पति भाभी को जानता ना हो। फिलहाल 2-2.5 घंटे के बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई थी तो उन दोनों ने मुझे बाहर आने के लिए कहा था। मैंने देखा राजीव बहुत खुश लग रहा था और भाभी भी अच्छी खासी बेफिक्र हैं। भाभी को देखकर लग रहा था कि उन्हें राजीव पसंद आ गया है और उन्होंने कहा कि मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है,
ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसके बाद राजीव ने कहा कि मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा। राजीव के पास ना तो अपना घर है और ना ही उसके पास जॉब है, इसलिए उसे अभी 4 साल का टाइम चाहिए था। ये सब सुनकर मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा था। वह 4 साल की बात कर रहा था, लेकिन मुझे तो अपनी भाभी के साथ 4 दिन भी रहना मुश्किल हो रहा था। मुझे अब इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहना था, ये नामुमकिन था। मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे दादाजी के घर में रह लेंगे जब तक कि हमारे रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। मेरी बात सुनकर राजीव ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, एक बेरोजगार इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी अपने दादाजी की ही कमाई खा रहा हूँ। मेरे दादाजी रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन आती है, उसी से वह मेरा और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे कुछ नहीं सुनना है। जल्दी से तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने मुझसे कहा कि सीमा, तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी सेटल होने में टाइम लगेगा तो इसमें बुराई ही क्या है? जल्दबाजी में अक्सर फैसला गलत हो जाता है और काम भी खराब हो जाता है, इसीलिए सोच समझकर तुम ये फैसला करो। मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन बस तुम मुझे थोड़ा संभलने का मौका तो दो और 4 साल में जब तक तुम एडमिशन लेकर थोड़ा और पढ़ाई कर लो, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे इंसान की बहुत वैल्यू है। पढ़ा लिखा इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और बुरे हालात से अपनी पढ़ाई के जरिए लड़ सकता है। इसी तरह तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा। मैं हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता भी है राजीव कि तुम ये क्या कह रहे हो? 4 साल बहुत होते हैं, मैं 4 साल तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल भी राजीव की बात पर राजी नहीं हुई थी। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती। राजीव ने कहा कि मेरे पास शादी करने के लिए भी पैसा नहीं है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, हम लोग मंदिर में सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। राजीव मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरी बात मान ली और 1 हफ्ते के बाद ही मंदिर में जाकर हम दोनों की सादगी से शादी हो गई और मैं अपनी भाभी का घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने पति के साथ उसके दादाजी के घर में आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाने वाली हूँ। भाभी की परेशानी ये थी कि वह ज़्यादा बोलती नहीं थी और जब बोलती थी तो उनकी रोक टोक भरी बातों से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। और राजीव के दादाजी की ये परेशानी थी कि वह बहुत बुरा और उल्टा सीधा बोलते थे। कहने को तो राजीव उनका पोता था, लेकिन उसके दादाजी के अंदर ठूस ठूस कर ईगो भरा हुआ था। वह कुछ भी कह दिया करते थे और कहते टाइम सोचते ही नहीं थे। मुझे राजीव के साथ देखकर वह झटके से खड़े हो गए और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजीव को खूब जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि मेरे पास अपने खाने के लिए तो पैसे नहीं हैं, तू तो खुद मुझ पर बोझ है और शादी करके लड़की भी घर ले आया। तेरे अकेले का ही खर्च मुझसे नहीं उठाया जा रहा था और तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी पत्नी का भी खर्चा उठा लूँगा? मैं बूढ़ा आदमी अपनी पेंशन के पैसे से गुजारा कर रहा हूँ, तुझे कुछ एहसास है या नहीं? हमारी छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ 2 ही तो कमरे हैं और 1 बाथरूम। हमारे इस घर में किसी तीसरे के रहने की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है, फिर भी इस लड़की को उठाकर मेरे घर पर ले आया। राजीव के दादाजी बोलते ही चले जा रहे थे और मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी हुई उनकी सारी बातों को सुन रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अगर ये आदमी राजीव का दादाजी नहीं होता तो मैं इसका मुंह तोड़ देती। क्या वह अपने पोते की खातिर इतना भी नहीं कर सकते थे? मुझे एहसास हो रहा था कि यहाँ आने के बाद तो मेरी और भी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। इस वक्त मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मेरी इतनी इंसल्ट तो कुल मिलाकर सारी जिंदगी में भाभी ने भी नहीं की थी और इधर राजीव के दादाजी ने तो एक ही दिन में ही सारी कसर पूरी कर दी थी। राजीव अपने दादाजी को समझा रहा था और बहुत कुछ बोल रहा था, उन्हें राजी करने की बहुत कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देख देख कर मेरा तो दिमाग फटने के लिए तैयार हो रहा था। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। मैं अपना सामान उठाकर वापस भाभी के पास चली जाऊं और जब तक राजीव अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता
तब तक मैं भाभी के साथ ही रहूं, उनके घर पर, या फिर खामोशी से इस घर में जिंदगी गुजारती रहूं। राजीव ने मुझसे कहा कि इसी वजह से मैं कह रहा था कि पहले मैं सेट हो जाऊं, फिर शादी कर लूँगा, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं मजबूर हो गया। मेरा तो यही ठिकाना है, यही मेरी ज़िंदगी है और मेरा यही घर है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के घर वापस छोड़ आता हूँ, वहाँ पर तुम सुकून से रहो, जब तक मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी ही रहेंगे। मैं राजीव की बात को इग्नोर करते हुए कहा कि नहीं राजीव, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ वापस जाने की सारी उम्मीद ख़त्म कर दी है। अब घर मैं वापस गई तो भाभी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। जो भी है, जैसा भी है, मुझे यहीं पर रहना है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजीव से ये बात कही और अपने आंसुओं को छुपा लिया, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने इन कहे हुए शब्दों से मुकर जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं राजीव के दादाजी की सेवा करूंगी तो उनका दिल जीत लूंगी और मेरी जिंदगी में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सुकून ही सुकून आ जाएगा, मैं यहाँ सुकून से रह सकूंगी। लेकिन एक दिन राजीव की गैर मौजूदगी में राजीव के दादाजी ने मुझ पर बड़ी गंदी नज़र डाली थी। वह मुझे चोरी चुपके देखा करते थे और हमेशा मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते रहते थे। मैं समझ गई थी कि ये इंसान बहुत घटिया इंसान है। ये इंसान सिर्फ ज़्यादा बोलने वाला ही नहीं, बल्कि औरतों पर गलत नज़र रखने वाला इंसान है। मैंने राजीव को तो उसके दादाजी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ उससे इतना कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरे लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त करो। राजीव ने मुझसे कहा कि चलो हम तुम्हारी भाभी के घर चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। राजीव कहने लगा, तुम्हारी भाभी तो इतनी अच्छी है, पता नहीं क्यों तुम अपनी भाभी को इतना बुरा समझती हो। मुझे तो तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है, वो अक्सर तुम्हारे बारे में परेशान भी रहती है। राजीव की बातें सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि उनको मेरी फिक्र लगी रहती है? क्या तुम मेरी भाभी से मिलने गए थे या फिर तुम्हारी उनसे बातचीत होती है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। राजीव, मैंने राजीव से एक साथ कई सवाल कर डाले थे। वो हड़बड़ा गया था, कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी उनसे उस दिन के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं तो ऐसे ही अपने आप से आइडिया लगाकर कह रहा था। मैं समझ गई थी कि ज़रूर राजीव के दिल में कोई चोर है। फिलहाल मैं उससे प्यार करती थी और मैं उसकी बात पर यकीन कर लिया था। राजीव सुबह के टाइम पर नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता था और रात को देर से ही घर वापस आता था। ये वक्त मेरे लिए बहुत परेशानी से गुजर रहा था। घर में सिर्फ मैं और राजीव के दादाजी होते थे। उनके डर से मैं सारा दिन अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। इस छोटे से घर का ये छोटा सा कमरा था। मुझे इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी। इस घर के मुकाबले में तो हमारा घर काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं अपना इतना अच्छा घर छोड़कर इस झोपड़पट्टी में रहने के लिए आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने भाभी के पास जाने का फैसला कर लिया था। रात को जब राजीव घर वापस आया तो मैं अपना बैग तैयार कर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे भाभी के घर छोड़ आओ। राजीव मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गया था। उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है अपनी भाभी के घर जाने का। तुम वहाँ पर सुकून से रहो जब तक मैं नौकरी नहीं मिल जाती और रहने का बंदोबस्त करता हूँ। राजीव मुझे भाभी के घर छोड़ आया था। भाभी की आंखों में मैंने अपने लिए अजीब सा महसूस होते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में मेरा मजाक उड़ा रही हों। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बस मुझे देखती ही रह गईं। मैं भी उनसे कोई बात नहीं की। अपना बैग उठाकर मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी। आज से पहले मुझे कभी इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था जितना ज़्यादा आज करना पड़ रहा था। भाभी के सामने मैं जितना अपनी ज़िंदगी की परेशानी को हल करने की कोशिश कर रही थी, मेरी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा दुश्वार होती चली जा रही थी। फिलहाल अपने घर, अपने कमरे में वापस आकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। मुझे परेशानी राजीव के छोटे से घर से नहीं थी, बल्कि उसके दादाजी की गलत नज़र से थी। वो सारा दिन घर में ही रहते थे और उनकी वजह से मुझे सारा दिन कमरे में बंद रहना पड़ता था। मैं भाभी और उनके सवाल का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी खाने पीने के लिए तो मुझे बाहर निकलना ही था। अगली सुबह
मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। बाहर सोफे पर मेरी भाभी और राजीव को मैंने आपस में बातें करते हुए देखा। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से राजीव की तरफ देखा। वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहा था? फिर मेरी नज़र उसी के बराबर में रखे हुए बैग पर पड़ी। राजीव ने मुझे देखकर कहा कि दादाजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। भाभी ने कहा कि अपना सामान यहीं पर ले आओ, इस घर को अपना ही घर समझो, और इनका कहना है कि मैं यहाँ पर जब तक चाहे रह सकता हूँ। वैसे तो मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए था कि मेरा पति मेरे साथ रहने के लिए आया है, लेकिन खुश होने की बजाय मैं परेशान हो गई थी। मेरी परेशानी की वजह राजीव का यहाँ आना, यहाँ पर रहना नहीं था। मेरी परेशानी की वजह ये थी कि मेरी भाभी ने उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया था, वो भी मुझसे पूछे बिना। राजीव जैसे समझदार इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज ही नहीं थी कि वह अपनी पत्नी की मायके में रहना चाहेगा। जितना मैंने उसे जाना था, वह एक बहुत ही खुददार इंसान था। वह हमेशा अपनी खुददारी की बातें करता था, लेकिन आज उसकी खुददारी कहाँ चली गई थी? मैं हैरान थी। वो चाहता तो अपने किसी फ्रेंड के घर भी जा सकता था, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकता था, लेकिन वो एक ऐसे घर में रहने के लिए आ गया था जहाँ पर 2 औरतें थीं। ठीक है, मैं तो उसकी पत्नी थी, लेकिन भाभी से उसका क्या रिश्ता था जो वह उनके कहने पर एकदम ही चला आया था, वो भी अपने सामान के साथ? वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अचानक एक दिन में उसे क्या हो गया था? मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ? लगता है तुम्हें मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई है। राजीव ने मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख लिया था, तो वह मुझसे सवाल करने लगा। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो बस मैं अभी नींद से जागी हूँ और मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैंने ये बात कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी और नाश्ता बनाने में बिजी हो गई थी। मैं राजीव का सामान अपने कमरे में रख दिया था। फिर सोचा कि अच्छा ही हुआ कि राजीव मेरे साथ रहने के लिए आ गया, कम से कम मुझे हौसला मिलेगा। मैंने राजीव से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ पैसे जमा कर लेंगे और फिर किराए पर घर ले लेंगे। राजीव ने कहा कि नहीं, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं कमाने के लिए बैठा तो हूँ, मेरे होते हुए मेरी पत्नी को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राजीव की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि अपनी शादी की शुरुआत के दिनों को एंजॉय करना चाहिए, परेशानी को सर पर ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए। अब मैं और राजीव घर में बैठे बहुत सारी बातें करते थे, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए भी रिक्शे के किराए के पैसे चाहिए होते थे, जो मेरे पास नहीं थे। मेरी भाभी ने भैया के मरने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था और उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। वो अपनी सैलरी में से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती थीं। हमेशा से ही उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा था और मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे भी देती थीं। इस बात से तो मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनसे नफरत हो गई थी। वो भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। बचपन से ही मुझे मेरे भैया ने किसी बात पर रोक टोक नहीं लगाई थी, लेकिन जब से भैया की मौत हुई थी, भाभी ने मुझ पर रोक टोक करना शुरू कर दिया था और मुझे आज़ादी चाहिए थी। मैं फैशन करना चाहती थी अपनी फ्रेंड्स की तरह। भाभी ने मुझे कुछ भी करने ही नहीं दिया, मेरी फ्रेंड्स को भी घर आने ही नहीं देती थी। उन्होंने मेरी आज़ादी छीन ली और इसी सब की वजह से मुझे उनसे नफरत हो गई थी। अब मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इतने सालों से मेरे दिल में जो उनके लिए नफरत थी, अब वह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। कुछ इस तरह हुआ कि राजीव जब इंटरव्यू के लिए जाता तो वापसी पर मेरे लिए कुछ न कुछ खाने का ज़रूर लाता था, कभी समोसे, बर्गर या फिर कभी कभी आइसक्रीम। मैं भी उससे पूछती कि तुम्हारे पास इन चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो वह मेरे सवाल को इग्नोर कर देता था और फिर धीरे धीरे उसने अपना इंटरव्यू देना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त घर में ही फ्री बैठा रहता था। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि उसे नौकरी की तलाश करनी चाहिए, तो वह कहता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नौकरी तलाश करते करते मैं थक गया हूँ, कुछ दिनों बाद मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तुम फिक्र मत करो। जब काफ़ी दिन हो गए तो मैं फिर से उसे दोबारा नौकरी करने के बारे में बात कही। उसने कहा, नौकरियां पेड़ पर तो नहीं होती, मैं बहुत कोशिश करके देख लिया है, मैं अब थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सब राजीव ने कहा तो मैं हैरान हो गई थी।
मैंने उससे कहा कि तुम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मुझे अपना अलग घर चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो वह कहने लगा, क्यों नहीं रह सकती हो तुम? यहाँ पर इतना बड़ा घर तो है और इतना अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तो तुम्हें यहाँ पर रहने में क्या परेशानी है? उसने गुस्से भरे अंदाज में मुझसे ये बात कही तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरी परेशानी मेरी भाभी है और कोई नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, सिर्फ इतनी सी बात है। मेरी बात सुनकर राजीव मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा और फिर कहने लगा, तुम अपनी भाभी को बेवजह ही इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर सवार किए हुए हो। तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है और फिर इतनी समझदार भी है, तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रखती है और तुमने बेवजह उनको बदनाम किया हुआ है। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में उनके लिए इतना बड़ा फितूर आ गया है। अपनी भाभी के बारे में राजीव के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया था। कुछ टाइम के लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हालांकि वह किस तरह से मुझसे बात कर रहा था, ऐसे जैसे कि वह उसके साथ की हो। मैंने राजीव से कहा कि तुम जानते हो कि भाभी तुमसे कितनी बड़ी है, तुम मुझे उनके बारे में किस तरह से बता रहे हो? वो कहने लगा, ठीक है वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन तुम्हारी तो भाभी है ना, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारी भाभी वो हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। उसने कहा, चलो ठीक है, आज तो मैंने कह दिया है, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। राजीव ये कहता हुआ घर के बाहर निकल गया था। उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरे और राजीव के बीच में दिन ब दिन दूरियां बढ़ती ही चली जा रही थी और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रात एक ऐसा अजब हादसा हो गया। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि राजीव बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं अपनी आंखें मसलते हुए उठी और उसकी तलाश करने के लिए मैं कमरे से बाहर निकल गई और सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को राजीव कहाँ चला गया है। मैं वॉशरूम में जाकर भी देख लिया था, वह वहाँ भी नहीं था। फिर सारा घर छान मारा, वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं भाभी के कमरे के करीब से गुजरी तो मुझे बातों की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरे कदम वहीं पर जम गए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। यह आवाज़ मेरी भाभी और मेरे पति की थी। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था और मैं हैरान हो गई थी कि मेरा पति आधी रात को आखिर मेरी भाभी के कमरे में क्या कर रहा था। इससे आगे तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलता ही चला गया और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी भाभी लेटी हुई है और मेरा पति उनके पैर दबा रहा है। मुझे ये देखकर उन दोनों पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्सा होकर अपने पति से मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजीव ने जवाब दिया, तुम्हारी भाभी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं उनके पैर दबा देता हूँ और साथ ही साथ हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे। तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करती है। तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं कि उनकी आदत इतनी मजाकिया है। उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो इनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। राजीव तो बस मेरी भाभी की तारीफ़ें ही करता चला जा रहा था और मैं बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वह दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि कोई नॉर्मल बात हो और वह दोनों एक दूसरे को न जाने कब से जानते हों। मेरे पति का मेरी भाभी के कमरे में इस तरह से जाकर उनकी टांगें दबाना, ये सब मुझे बहुत अजीब लगा था। भाभी कोई बूढ़ी औरत तो नहीं थी। अगर वह बूढ़ी होती भी तो मैं ये समझ भी जाती, लेकिन अच्छी खासी जवान और खूबसूरत थी और आधी रात को मेरे पति को अपने कमरे में बुलाकर उनसे टांगें दबा रही थी। मेरा गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हें भाभी की इस तरह से टांगें नहीं दबानी चाहिए। तुम मेरे पति हो, उनके नहीं हो, तो इस तरह से उनकी सेवा कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम आधी रात को उनके कमरे में जाकर उनकी सेवा करो। मेरी बात सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी होगी। तुम शक करने वाली लड़की हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। मैं एक नज़र मैंने अपनी भाभी पर डाली, लेकिन उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। वह बहुत ज़्यादा बेफिक्र लग रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। राजीव ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और ये सब अब हर दिन होने लगा था। रोजाना मेरा पति मेरी भाभी की टांगें दबाने के बहाने आधी रात को उनके कमरे में चला जाता था और वह दोनों एक दूसरे से बातें भी करते थे।
ऐसा लगता था जैसे दोनों के अंदर की शर्म पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मेरी भाभी ने राजीव को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। उन्होंने ना जाने ऐसा क्यों किया था, वह उससे क्या चाहती थी। राजीव कहने लगा था कि मैं दिन ब दिन तुम्हारी भाभी का दीवाना होता चला जा रहा हूँ। राजीव मुझे इग्नोर करने लगा था और मैं हैरान थी कि भला मेरी भाभी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि वो मेरी भाभी का दीवाना हो चुका था। एक दिन मैंने राजीव से कहा कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांगें दबा दो। तो शायद राजीव को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी टांगें नहीं दबा सकता, और वह ये कहकर सो गया था। मुझे राजीव की बात पर बहुत गुस्सा आया था कि मेरी भाभी की टांगें दबाने तो वह बड़े ही शौक से जाता था। मैं भी सोने की एक्टिंग करने लगी और आंखें बंद करके चुपचाप लेट गई थी। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि वह आराम से बहुत धीरे से उठा और बाहर निकल गया। मैं समझ गई थी कि वो भाभी के कमरे में गया है। मैं उसके पीछे पीछे गई और भाभी के दरवाजे से झांक कर देखने लगी, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि भाभी के कमरे में ही वो था और उससे वो कह रहा था, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता और आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़ी ज़रूर हो, लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और ये बात मैं कुछ ही दिनों में जान गया हूँ। मेरी पत्नी तो बहुत इमोशनल लड़की है, मेरा उसके साथ गुजारा कभी नहीं हो सकता। मुझे तो आप जैसी समझदार पत्नी की ज़रूरत है। राजीव आगे भी कुछ कह रहा था, लेकिन इससे आगे कुछ भी सुनने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भाभी का भी कोई जवाब नहीं सुना और मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी। बिस्तर पर लेटकर मैं फूट फूट कर रोती रही। मैंने सोचा मैं सुबह भाभी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। उन्होंने मेरे पति को अपनी तरफ कर लिया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाभी ने मेरे पति पर जादू कर दिया और मेरे पति को अपने बस में कर लिया था। अगले दिन मैं मौका देख रही थी कि मेरा पति घर से निकले और मैं जाकर अपनी भाभी की खबर लूं। मेरा पति टाइम के अकॉर्डिंग घर से निकल गया था और जैसे ही मैं भाभी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि वह मेरे लिए एक लेटर छोड़ गई थी। मैंने उस लेटर को पढ़ा तो लेटर में लिखा हुआ था, मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैं तुम्हारी भाभी कुछ दिनों के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है कल रात तुमने अपने पति की सारी सच्चाई को सुन लिया है, क्योंकि जब तुम्हारा पति मुझसे बातें कर रहा था तो तुम दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं यही चाहती थी कि तुम किसी दिन अपने पति की हकीकत अपने कानों से ही सुन लो। तुम्हारा पति बहुत गलत नज़र का इंसान है। उसकी नज़र मुझ पर उस दिन से ही थी जिस दिन वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। वह पहले दिन से ही मुझ पर लाइन मार रहा था। मैंने तुम्हें ये बात बताने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे लगा कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगी। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी शादी अपने मायके की तरफ के ही किसी लड़के से करवा दूं, ताकि तुम वहां खुश रह सको। तुम्हारा पति गंदा इंसान होने के साथ साथ चोर भी है। वह चोरी करता है और स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों पर लाइन मारता है। मेरे स्कूल की भी काफ़ी लड़कियों के साथ वह छेड़छाड़ कर चुका है और कई बार जेल भी जा चुका है। वह कभी भी मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। उसे किसी भी शरीफ परिवार की लड़की नहीं मिल सकती थी, इसीलिए उसने तुम्हें फंसाकर तुमसे शादी कर ली। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहती थी, पर मुझे पता था तुम मेरी किसी बात को नहीं समझोगी। इसीलिए मैंने राजीव को पहले ही दिन समझा दिया था कि तुम अपनी पत्नी के आगे 4 साल का टाइम मांग लो, लेकिन तुमने तो फिर भी कोई बात नहीं सुनी और उससे ये जिद लगा ली कि तुम्हें किसी भी हाल में उसके साथ ही शादी करनी है। वह बहुत छिचोरा है और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गया। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि कहीं ये तुम्हें कहीं पर बेच ना दे, क्योंकि इस लड़के की बहुत बड़े बड़े कोठों से जान पहचान भी है। ये लड़कियों को बेचने का भी धंधा करता है और कई बार ये पकड़ा भी जा चुका है और फिर अपने ही पैसे खर्च करने के बाद ये जमानत पर रिहा भी हो जाता है। तभी तो इसके पास कोई पैसा नहीं है। ये कभी भी नौकरी नहीं करेगा। तुम्हारी खातिर ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहती थी। अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर रहने के लिए आ गई थी और तुम्हारे पीछे पीछे ये मुझ पर लाइन मारता हुआ ये भी हमारे घर आ गया। मैंने इसे अपने घर में रहने की परमिशन इसीलिए दी थी
ताकि जब ये मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो तुम्हें जलन होगी और तुम धीरे धीरे इसकी हकीकत को समझ जाओगी कि ये किस तरह का इंसान है, और साथ ही साथ तुम मुझे भी गलत समझोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये लेटर लिखा है। अगर तुम्हें अभी भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता तो जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी परेशानी में नहीं देख सकती। मेरा मानना है कि तुम इस इंसान को पुलिस के हवाले कर दो। इस पर बहुत सारे केस चल रहे हैं। शायद तुम्हें नहीं पता कि जब ये लड़का घर से बाहर निकलता है तो अपने चेहरे को रूमाल से छुपा लेता है ताकि इसे कोई पहचान न सके। पुलिस भी इसे ढूंढ रही है। तुम चाहो तो इसे अरेस्ट करवाकर अपनी जान छुड़ा सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे अपनी बहन के घर जाना पड़ रहा है। मुझे वहाँ पर कुछ इमरजेंसी काम आ गया है। कुछ दिनों बाद मैं घर पर वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर लो, वरना आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। भाभी का लेटर पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए थे। क्या भाभी ने इसमें सब कुछ सच सच लिखा था? ये बात सही थी कि वो भाभी के करीब जाने की कोशिश करता था और चोरी चुपके भाभी के कमरे में उनसे मिलने के लिए जाता था। भाभी ने उस पर रोक इसीलिए नहीं की ताकि मैं उसकी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूं। मैंने ऐसा ही किया। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई और मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि सच में मेरे पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस चल रहे थे और पुलिस मेरे पति को ढूंढ रही थी। मैंने अपने पति के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स मेरे घर में छुपकर पहले से ही बैठ गए थे और मैंने उनको बता दिया था कि वो किस टाइम तक घर पर आएगा। राजीव जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। इस तरह से मेरी राजीव से जान छूट गई थी। उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया था और मैंने एक गहरी सांस भरी थी कि मैं एक बड़ी मुश्किल में जाने से बच गई हूँ। कुछ दिनों बाद भाभी भी घर आ गई थी और उनके घर आ जाने के बाद मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि अब आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं आपकी तरफ से गलतफहमी का शिकार हो गई थी। भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, इसीलिए मैं तुम पर रोक टोक करती थी क्योंकि जवान लड़की को ये दुनिया खा जाने वाली नज़र से देखती है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति की बहन के साथ कुछ भी हो, क्योंकि मेरे पति तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हवाले करके गए थे। भाभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया था। मैंने भाभी के कहने के मुताबिक शादी कर ली थी और मैं अपने पति के साथ अब बहुत खुश रहती हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो कभी कभार ये बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर हम सावधानी ना बरतें तो सोशल मीडिया पर मिले हुए लोगों पर आंख मूंद पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उन लोगों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, वरना हम जालसाजी का शिकार हो सकते हैं और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को खुद के हाथों ही बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।